हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। आज हम एक महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज विद्यार्थी दिवस है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को हम विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक महान व्यक्तित्व, एक महान वैज्ञानिक भारत का, एक महान राष्ट्रपति हमारे देश का और हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन महान व्यक्तित्व से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान रखें आप। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो देखिए आप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्तित्व, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए आगे बढ़ने की। एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक गरीब परिवार के अंदर जन्म लेता है और एक देश के अंदर महान वैज्ञानिक बनता है और साथ में हमारे देश का राष्ट्रपति भी बनता है। ध्यान रखें आप। तो ये देखिए आप, इनका जन्म, सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ है 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ है। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ है। और स्थान वगैरह अगर पूछ लिया जाए तो गांव का नाम है धनुषकोडी। हर बात समय। और धनुषकोडी कहाँ आता है? रामेश्वर। और रामेश्वर कहाँ आता है? तमिलनाडु। यहां पे इनका जन्म होता है। ध्यान रखें आप, ये तमिलनाडु है, यहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। इसका हमें ध्यान रखना है, एक छोटे से गांव में। और इनके पिता का जो नाम है, इनके पिता का नाम है जैनुलब्दीन। ध्यान रखें आप, पिता का नाम और माता का जो नाम होता है इनका अंशिमा। ठीक है। हाँ, इसके नाम के आगे आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा मिलता है। जैसे इनके पिता का नाम होता है जैनुलब्दीन और पी से इनके दादा और ए से इनके परदादा। इसके क्या आपने देखा होगा दक्षिणी भारत के अंदर अक्सर नाम के आगे इनके फैमिलीज के नाम, जो परदादा दादा उनके नाम आते हैं। देखिए आप, इनके पिता एक साधारण परिवार से, यानी ये इनका जन्म फैमिली जो एक साधारण थी इनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ये एक रामेश्वरम में यहाँ से नाव चलाने, बोट चलाने का कार्य करते थे प्रारंभ में। लेकिन यहाँ से रामेश्वर से यहाँ पे पुल बन गया था, तो उसके बाद में ये एक बेरोजगार हो गए थे और एक इमाम का काम करते थे। क्या थे ये? इमाम थे मस्जिद के अंदर। हर बात समय क्या थे ये? इमाम। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। और इनके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 बहन भाई थे। कितने थे? 5 बहन भाई। 5 में एक बहन थी, ध्यान रखें आप, और 4 भाई ये थे। और सबसे छोटे भाई थे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको ध्यान होगा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। जब ये बच्चे थे, क्योंकि 1931 में इनका जन्म हुआ था, 1931 में, तो लगभग 8 से 9 वर्ष के थे। उस दौरान भारत एक तरह से ब्रिटिश भारत के रूप में ये सेकेंड वर्ल्ड वार में भी भाग ले रहे थे। अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उस दौरान। ये पहले आपने पढ़ा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि ये छोटा था जब एक अखबारों का कार्य करते थे ये। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो ये नॉर्मल जो स्टेशन था यहाँ पे रामेश्वर वगैरह, यहाँ पर ट्रेन रुकना बंद हो गई थी। तो बड़ी मुसीबत आ गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, किस प्रकार से पत्र वगैरह लिए जाए, अखबार वगैरह लिए जाए। खास तौर पे ध्यान रखना है, उस दौरान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो चचेरा भाई होता है, चचेरा भाई, ये मेन अखबारों का कार्य करते थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ट्रेन रुकना स्टेशन से बंद हो गई तो चचेरे भाई को आवश्यकता हुई एक और किसी को साथ लेने की, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संपर्क करते। किसे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। कि आप भी हमारे साथ चलिए।
फिर क्या होता है, मेन स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती है, तो ऐसा करार होता है इनके चचेरे भाई का कि जब चढ़ाई पर पुल के ऊपर ट्रेन चढ़ती तो धीरे चलती है, उस दौरान अखबार के पोटली को फेंक दिया जाएगा और ये कैचअप करेंगे और उसके दौरान फिर ये आगे अखबार को ले जाएंगे। तो यहाँ से ये अखबार बेचने में सक्रिय हो गए। यहाँ पर अखबारों को कार्य करना भी उचित समझा, क्योंकि इनके निम्न फैमिली में इनका जन्म हुआ था, आर्थिक रूप से ये कमज़ोर थे। फिर भी इन्होंने मुसीबत का सामना किया और धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई की थी और बीएससी की थी, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर इनके टीचर ने इन्हें प्रेरित किया कि आप इस लायक हो कि आप साइंस लीजिए। फिर ये इंजीनियरिंग भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप, फिर ये इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एयरफोर्स की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और देहरादून, वहाँ पर 24 स्टूडेंट ने भाग लिया था नौकरी का अप्लाई के लिए और इन्हें 9वीं रैंक मिली थी। कौन सी रैंक मिली थी? 9वीं रैंक। और वहाँ पे जो पोस्टेज थी कितनी थी? 8 पोस्ट थी और इनको 9वीं रैंक मिली थी, ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे असफल हो जाते हैं तो काफ़ी नर्वस भी हो जाते हैं और साथ में ये दिल्ली के अंदर साइंस के अंदर इंटरव्यू दिया था साइंटिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जब असफल होते हैं तो उस दौरान वापिस ये कॉल करते हैं दिल्ली, जहाँ साइंस का इंटरव्यू देकर आए थे साइंटिस्ट का। तो वहाँ पे जब कॉल करते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि आपका चयन किया गया है। तो तुरंत ये वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेते हैं साइंटिस्ट के रूप में और यहाँ से इनकी साइंटिस्ट के क्षेत्र में शुरुआत होती है। लेकिन मेन जो इनका क्या था लक्ष्य, वो क्या था? एयरफोर्स का। लेकिन एयरफोर्स में ये नहीं जा पाए, लेकिन साइंटिस्ट के क्षेत्र में इन्होंने कदम रख लिया था। तो देखिए आप नेक्स्ट आगे, अब क्या होता है, वहाँ पर 1969 में विक्रम साराभाई से संपर्क होता है। आपको ध्यान होगा उस दौरान विक्रम साराभाई किसके अध्यक्ष थे? इसरो के अध्यक्ष थे। इनको इन्होंने अपना गुरु भी मान लिया था और यहां से वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपना कदम रख लिया था। फिर क्या होता है, स्वदेशी निर्मित SLV का निर्माण करते हैं। उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका जब स्वदेशी SLV का जब वो निर्माण कर रहे थे उस दौरान लगभग 1971 के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पिताजी का देहांत हो जाता है और ये खबर सुनकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। फिर विक्रम साराभाई जी इनको कहते हैं कि आप अपना फोकस इसी पे रखें, SLV पर, आप दिमाग को विकेंद्रित ना करें, अर्थात आप ज़्यादा दिल में ऐसा नहीं लें, आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और उसी दौरान कुछ समय बाद वापस कॉल आता है कि इनकी माता अंशिमा जी का भी निधन हो जाता है। तो बड़ा इनको आघात लगता है इस चीज़ का। फिर भी ये अपने मिशन से नहीं हटते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि कोई 1 वर्ष का काम नहीं होता वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर किसी भी खोजबीन के लिए, लगभग 10 वर्ष बाद 1979 में स्वदेशी निर्मित SLV का प्रक्षेपण किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें आप, ये क्या हो जाता है? असफल हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। असफल कहाँ पे गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। जब ये असफल होता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा निर्वस हो जाते हैं और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट जाते हैं मौन मुद्रा के तहत। उनका एक अध्यापक होता है जो एक महान, उसको भी वो गुरु मानते थे साराभाई के साथ, उनका नाम होता है ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश जी वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास और उनके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं,
असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, अर्थात एक बार आप असफल हुए ऐसा नहीं, नेक्स्ट टाइम आप क्या होंगे, सफल होंगे। फिर देखिए आप, बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, असफलता क्यों हुई इसका पूछना भी, क्वेश्चन पूछना जरूरी था। तो सतीश धवन, क्या नाम इसका, सतीश धवन होते हैं यहाँ पर, ध्यान रखें आप, क्योंकि 1972 में क्या होता है, साराभाई की भी मृत्यु हो जाती है। हमारे पास 1972 में की क्या होता है, विक्रम साराभाई की भी मृत्यु हो जाती है। और जब ये 1979 में जब ये प्रक्षेपण किया जाता है, जब ये सफल होता है, तो यहाँ पर जब इसरो के जो अध्यक्ष होते हैं वो सतीश धवन होते हैं। हमारे पास में कौन होते हैं, सतीश धवन। एक बार वापिस समझ ले आप, 1969 में इसरो के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, 1972 में साराभाई का देहांत हो जाता है, तो इसरो के अध्यक्ष बनते हैं सतीश धवन। हर बात समय, और सतीश धवन को डॉक्टर एपीजे कलाम अपना गुरु मान लेते हैं, वापस इनके निर्देशन में कार्य करते हैं। और 1979 में जो एसएलवी का जो 1969 से जो प्रक्षेपण शुरू हुआ था उसको प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन ये असफल हो जाता है सेकेंड स्टेप में, और ये कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, फिर ये गिरने के बाद डॉक्टर एपीजे कलाम को बड़ा इसका दुख होता है, और एक मौन मुद्रा के अंदर किसी रूम में जाके सो जाते हैं। तो उनके गुरुजी जो अध्यापक होते हैं ब्रह्म प्रकाश जी उनके पास जाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि एक बार ये सफल होने से कोई नहीं है, वापस हमें सफलता जरूर मिलेगी। और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग आए हुए होते हैं, उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ता है, क्यों, क्या रीज़न था इसका असफल होने का। तो इनका बड़ा दुख हो रहा था डॉक्टर एपीजे कलाम को, मैं क्या बोलूँ। तो डॉक्टर एपीजे कलाम ने सतीश धवन जी को कह दिया डायरेक्ट, सर ये असफलता जो हुई है इसका मेन रीज़न मैं हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठती है तो उस दरमियान सतीश धवन जी कहते हैं इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो डॉक्टर एपीजे कलाम के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ा दुख होता है कि मेरा असफल होने का कारण मेरा था, लेकिन सतीश धवन जी कह रहे कि इसका कारण मैं हूँ। और सतीश धवन जी ये वादा करते हैं कि मेरी टीम पूरी वापस 1 साल के अंदर सही प्रकार से प्रक्षेपण करके दिखाएंगे। तो यहाँ से वापस डॉक्टर एपीजे कलाम को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और 1980 के अंदर 1980 के अंदर रोहिणी जो सफल परीक्षण होता रोहिणी का स्वदेशी, हर बात में 1980 के अंदर सफल परीक्षण कर लेते हैं रोहिणी का पहला स्वदेशी एसएलवी, हमें ध्यान रखना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 1969 से शुरू हुए, 1979 में असफल हो जाते हैं और 80 में रोहिणी का ऐसे सफल परीक्षण कर लेते हैं। अब देखिए आप, इससे बड़ी एक लहर जग जाती है इंडिया के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश धवन पूरा श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देते हैं कि इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रेय जाता है। तो वापिस डॉक्टर एपीजे कलाम को बड़ा दुख होता है कि एक सभा जब मेरा रीज़न था असफल होना, तो सतीश धवन ने कहा कि इसका असफल होने के कारण मैं था, जिम्मेदार मैं हूँ। और आज वापिस जब सफल परीक्षण हुआ तो उन्होंने श्रेय नहीं लेकर किसको दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसका श्रेय दिया। अब देखिए आप, 1980 में हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन वैज्ञानिकों की एक मीटिंग रखने का प्रावधान दिया कि भाई आइए आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, हम मीटिंग करते हैं, जिसमें बहुमत दल के साथ साथ विपक्षी दल के नेता भी साथ में शामिल होंगे। तो 1980 में क्या होता है, दिल्ली के अंदर बैठक होती है। आप सुनना, यहां पर डॉक्टर एपीजे कलाम के साथ क्या होता है, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं। आपको ध्यान होगा वो अपने कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे, ना सूट बूट का इतना कोई ध्यान देते थे हर बात समय। तो डॉक्टर एपीजे कलाम सतीश धवन जी से कहते हैं कि सर मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं और हम वहाँ पे जा रहे हैं बैठक के अंदर, तो फिर क्या होगा। तो सतीश धवन जी का सुना, आप क्या कहते हैं, आपकी पहचान कपड़ों से नहीं है, आप लोगों के दिलों में बस चुके हो, आपकी पहचान एक साइंटिस्ट के रूप में, एक महान व्यक्तित्व के रूप में। तो आप कपड़ों पे इतना ध्यान ना दे, जैसे थे जैसे ही रहिए।
हर बात समय। फिर क्या होता है 80 के अंदर यहाँ पहुँचते दिल्ली के अंदर बैठक होती है, वहाँ पे इंदिरा गांधी भी होती है कि प्रधानमंत्री हैं, और साथ में विपक्षी दल के नेता बहुत सारे होते हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, तो देखिए आप, हम बात करें अटल बिहारी डॉक्टर एपीजे कलाम की प्रेरणा, हमें क्या सीख लेनी चाहिए पहले आरी बात समय, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे इनकी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बैठक होती है तो इंदिरा गांधी एक मजाकिया स्वरूप में ये कह देती है अटल जी को, अटल जी ये लड़का एक मुस्लिम लड़का है। अर्थात कि अटल बिहारी वाजपेयी जब उसको गले लगाया था डॉक्टर एपीजे कलाम को, उस दरमियान इंदिरा गांधी ने कहा था ये अटल जी एक मुस्लिम लड़का है। तो अटल जी का वाक्य सुने आप, क्या कह रहे हैं वहां पे कि चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सबसे पहले ये क्या है, भारतीय और एक साइंटिस्ट है। अर्थात मुस्लिम व्यक्ति ने डॉक्टर एपीजे कलाम ने इतना बड़ा आविष्कार किया है, ये पहले इंडियन है ना मुस्लिम है। हर बात समय। तो ये कोटेशन का भी हमें ध्यान रखना, ये कब कहा था, 1980 के दौरान कहा था। तो ये ध्यान रखें 1980 में यहाँ पे इंदिरा गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात होती है। अब देखिए 1980 के बाद क्या होता है, 1981 में से पद्म पुरस्कार मिलता है। कौन सा मिलता है, पद्म पुरस्कार। उन्नीस में पद्म पुरस्कार मिलता है, और 1982 के अंदर ये DRDO हर बात में, तो इसके अंदर ये चले जाते, DRDO से जुड़ जाते आर्मी से, है ना। और यहां पे रहकर भारत के अंदर मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। और प्रथम मिसाइल अगर हम बात करें इसकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो 1988 में ये पृथ्वी मिसाइल बना देते हैं। कौन सी मिसाइल, पृथ्वी। फिर 1989 में अग्नि का प्रक्षेपण करते हैं, तो फर्स्ट बार ये सफल होता है, सेकंड बार ये सफल होता है, थर्ड बार भी ये सफल हो जाता है, ध्यान रखें आप, ठीक है ना, अग्नि। तो काफ़ी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यहाँ पर निंदा होती है, अखबार के अंदर काफ़ी इनके कार्टून वगैरह आते हैं। तो एक ये निंदनीय था कि जब इंसान ने इतना अच्छा किया इस देश के लिए, जब तो इतना कुछ छापा नहीं, लेकिन जब छोटी सी कोई गलती होती है तो उसको बार बार उसको एक तरह से कार्टून के माध्यम से प्रस्तुत करना ये बहुत गलत था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसका काफ़ी दुख हुआ था, और उन्होंने और कुछ नया करने का यहाँ से सोचा था। तो देखिए आप नेक्स्ट आगे इसके बारे में, अगर इनकी मिसाइलों की बात करते हैं तो प्रमुख मिसाइल अगर बात करें इनकी, पृथ्वी, पटना कोड से, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये इनकी प्रमुख मिसाइलें, ध्यान रखें आप, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये इनकी मिसाइल है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जब ये पृथ्वी और अग्नि का सफल परीक्षण किया था तो यूरोप महाद्वीप में और काफ़ी कंट्रीज के इनको दुख हुआ था कि भारत के अंदर ऐसा कैसे हो गया। तो काफ़ी जो मिसाइल से संबंधित जो भी सामग्री है उसके ऊपर भारत आयात करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में खुल गया था, ध्यान रखें आप, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, यहां बात करें हम मिसाइलों की अगर हम बाद में बात करें इसके बाद में, तो 1990-91 के लगभग ये 60 ईयर के हो गए थे, और इन्होंने रिटायरमेंट होना उचित समझा कि हम इतनी अपनी सेवा दे दी तो अब रिटायरमेंट ले लिया जाए। लेकिन 1992 में ये भारत सरकार ने इसको वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया। क्या बना दिया, वैज्ञानिक सलाहकार। यहाँ ये क्या चाह रहे थे कि रिटायर होने के बाद स्कूल वगैरह खोलूंगा मैं और बच्चों को प्रशिक्षित करूंगा विद्यालय के अंदर, क्योंकि बड़े छात्रों से प्रेमित है, ध्यान रखें आप, ठीक है।
और 1992 से लेकर ये 1999 तक भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं। क्या रहे? वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था। और ये बीच में आपको ध्यान होगा 1997 के अंदर इसे विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न मिला। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। एक बात साथ में बताना चाहता आपको, भारत के अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला, जिसमें 3 ऐसे राष्ट्रपति जिसे भारत रत्न राष्ट्रपति नहीं बने उससे पहले मिल गया। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में मिल गया इसे, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में मिल गया इसे, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1963 में राष्ट्रपति बनते हैं। और यहाँ पर इन्हें 1997 में भारत रत्न मिल गया है, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। लेकिन ये राष्ट्रपति 2002 में बनता है। हर बात समझ, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रपति नहीं बने उससे पहले इसे विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। और 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर बात में द्वितीय परमाणु परीक्षण जो होता है वह 11 मई और 13 मई 1998 को होता है पोखरण जैसलमेर। कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर। फर्स्ट परमाणु परीक्षण कब होता है भाई इंडिया के अंदर? वो होता है 18 मई 1974 को। वो भी कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है। इस प्रोग्राम के अंदर भी एपीजे अब्दुल कलाम को बुलावा गया था, लेकिन यहाँ पे इनके निर्देशन में द्वितीय परमाणु परीक्षण होता पोखरण जैसलमेर। इस चीज का हमें ध्यान रखना, आईएमपी क्वेश्चन है ना। ठीक है भाई, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 मई एंड 13 मई 1998 के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे वापस 1999 में अटल जी की सरकार बनती है और अटल जी इन्हें कहते हैं मंत्री पद के लिए, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट 2002 की बात बता रहा हूं मैं। 2002 में अटल जी ने कॉल किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, ये पद आपके लिए एक शोभा का होगा, आप उसके लायक हैं और आप इस देश को ज़रूरत है आप जैसे राष्ट्रपति की। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा? मैं सोच के कल इसका जवाब दूंगा। तो अटल जी का वापस क्या था कि आप सोच के जवाब देना, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इसका जवाब हाँ में आता है। और 25 जुलाई 2002 को ये भारत के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और क्रमांक नंबर 11वें। कितने नंबर के राष्ट्रपति बनते? भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बनते। ध्यान रखें आप 25 जुलाई 2002 को। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि भाजपा के साथ साथ, कि उस टाइम भाजपा की सरकार थी, विपक्षी दल कांग्रेस सरकार ने भी पूरा समर्थन दिया। लगभग 90% वोटिंग इनके पक्ष में हुई थी। ध्यान रखें आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। अक्सर 25 जुलाई की डेट पर राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है और इनका जो कार्यकाल चलता है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और कितने नंबर के राष्ट्रपति? 11वें नंबर के राष्ट्रपति। अब देखिए आप, जब ये राष्ट्रपति रहे तो राष्ट्रपति पद का इन्होंने भी दुरुपयोग नहीं किया है, एक अच्छे रूप में इन पद का उपयोग किया है। इनके कुछ वाक्यांश बताता हूं मैं। इनके भाई जब हज के लिए गए तो भारतीय राजदूत ने कॉल किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वहां से कि आपके भाई यहां पर हज के लिए आए तो इनके लिए क्या सुविधाएं की जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम के क्या था आंसर? कोई सुविधाएं की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से ये गए उस प्रकार से आएंगे, एक आम नागरिक की तरह, कोई सुविधाओं की जरूरत नहीं है। हर बात समय। और कुछ इसके वाक्यांश बताता हूं। राष्ट्रपति पद पर तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने अपने पद का एक घरेलू रूप से घर के रूप में या किसी को लाभ
पहुंचाने का इन्होंने कार्य नहीं किया है। और देखिए आप, इनके भाई का पोता दिल्ली के अंदर नौकरी कर रहा था, लेकिन यह नहीं कि उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर रहने का मौका दिया जाए, नहीं, यह भी ध्यान रखना है। और देखिए आप, 2006 की बात है, 2006 में क्या हुआ, क्योंकि ये तमिलनाडु से हैं, इनके जितने भी रिश्तेदार थे वो सभी रिश्तेदार घूमने की अपील की डॉक्टर APJ कलाम से कि आपका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा, हम घूमना चाहते दिल्ली। तो उनको बुलावा दिया गया, आ जाइए आप। लगभग 52 लोग इनकी फैमिली के वहाँ पर घूमने गए थे दिल्ली के अंदर। तो उनके लिए उन्होंने निजी बस की व्यवस्था की थी, ना बल्कि कोई सरकारी गाड़ी का उन्होंने उपयोग करना उचित समझा। और जब वो राष्ट्रपति भवन बड़ा है तो वहाँ पे वो रहे थे लगभग 8 दिन के लिए घूमने के लिए। तो क्या होता वहाँ पर, जो खाना बनाने वाले जो भी वहाँ पे हैं बावर्ची वगैरह, उनको कहा कि इन सब का खर्चा कितना होता अलग से आप नोट करना है, चाहे चाय से लेकर खाने से लेकर XYZ सभी, कमरे का किराया भी उसके अंदर। और लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि इन 52 रिश्तेदारों का लगभग खर्चा बताया गया 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। और इसका पे जो किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। ये भी देखो आप, एक महान व्यक्तित्व यहाँ पर। चाहते ये पैसे APJ अब्दुल कलाम के नहीं लगते, लेकिन जो वहाँ पे रहें उनका कमरे किराए से लेकर चाय तक, बस तक का किराया, टोटल पैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पे किए थे। ध्यान रखा आप, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। और इनकी दयालुता की देखा आप, कहानियों की अगर हम बात करें, ये है, आपने देखा होगा कि फरवरी मार्च के बीच में मुगल गार्डन जो हैं दिल्ली के अंदर, वो खुलता पूरे साल के अंदर, बाकी खुलता भी नहीं है। बहुत शानदार हरियाली है, वो उसमें टहला करते थे। वहाँ पर जो गार्ड हैं, एक बार वो घूम रहे थे, अक्सर वो घुमा करते थे वहाँ पर। तो उनको एहसास हुआ कि गार्ड गर्मी में बैठा था, तो तुरंत उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी गार्ड हैं यहाँ पर, उनके लिए पंखे की व्यवस्था की जाए और सर्दी में हीटर की व्यवस्था की जाए। दयालुता देखा आप इनकी। एक और देखें इनका वाक्यांश, ये अक्सर उस गार्डन में घूमते हैं तो वहाँ पे पक्षी वगैरह भी रहा, जैसे मोर। तो मोर जो दाना खाते थे वहाँ पर, चुगते थे। तो इन्होंने काफ़ी दिन नोटिस किया कि एक मोर खड़ा रहता लेकिन दाने नहीं चुगता था। तो उन्होंने डॉक्टर को तुरंत ऑर्डर दिया कि इनका इलाज किया जाए। और ऐसा पाया गया कि उनके गले में कुछ गांठ थी, उनको तैयार किया गया और वो दाना चुगना शुरू कर दिया। तो इनकी दयालुता की बात कर रहा हूँ कि इनके महान व्यक्तित्व, कि इतना बड़ा व्यक्ति और क्या दयालुता थी उसके अंदर, और किस प्रकार से अपने पद का उन्होंने निर्वाह किया था, खास तौर पे इसका हमें ध्यान रखना है। जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2007 को, तो विपक्षी पार्टियां सभी इसे निरूरो राष्ट्रपति बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने सेकंड बार राष्ट्रपति बनना उचित नहीं समझा। अब देखिए आगे इनके बारे में। 2007 में इनका राष्ट्रपति पद से कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद ये शिक्षा से जुड़ गए वापस। जो भी कॉलेज है, IIT वगैरह जो भी इंडिया के अंदर हैं, जहाँ इसे बुलावा आता है, बच्चों को मोटिवेट करते थे, अच्छी स्पीच देते थे, अपने जीवन के बारे में बता दे कि एक साधारण परिवार में निकला हुआ लड़का कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या किया इस देश के लिए, और प्रेरणा के स्रोत बने हर जगह। और अगर हम बात करें आगे तो 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय, वहाँ पर बच्चों को स्पीच दे रहे थे और बच्चों को संबोधित करते हुए हृदयघात से इनकी मृत्यु हो गई 27 जुलाई 2015 को। एक महान व्यक्ति को हमारे देश ने खो दिया 27 जुलाई 2015 को। और उसी दौरान 15 अक्टूबर 2015 से भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी दिवस की शुरुआत की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन को। हर बात समय तो क्वेश्चन आता है
कि विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर किसके जन्मदिन के रूप में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में। और शुरुआत कब हो रही है, तो 2015 से इसकी शुरुआत हो रही थी। हाँ, एक वाकया वो देखिए आप, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। ये था 1989 का, जिसमें मैंने बताया था अग्नि का जो परीक्षण कर रहे थे तो 3 बार लगातार असफल हुई थी। जब चौथी बार आई बात, तो जब सुबह परीक्षण होगा तो भारत के रक्षा मंत्री ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा था कि कल अगर ये सफल परीक्षण होता है तो आपकी खुशी क्या होगी। तो इनका क्या कहना था उस टाइम, इन्होंने कहा था कि 1 लाख पौधे लगाएंगे। कितने? 1 लाख पौधे लगाएंगे। देखो आप इनका खुशी में, अर्थात पर्यावरण संरक्षण। अगर इसका सफल परीक्षण होगा तो कितने पौधे लगाएंगे? 1 लाख पौधे लगाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना, ये कब कह रहे हैं? 1989 के अंदर। मेरे को पूरा विश्वास है आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। कुछ एक बुक्स का भी थोड़ा हम देख लेते हैं इनका, कि इनकी प्रमुख किताबें कौन सी हैं। तो देखिए आप, विजन 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर, ये प्रमुख किताबें 3, इनका हमें ध्यान रखना। विजन 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, ये भी हमें ध्यान रखना है। आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। इससे संबंधित क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है, साथ में इनसे प्रेरणा लेनी है आगे बढ़ने के लिए, किस प्रकार से हम ये आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मुसीबत का सामना किया, पढ़ाई के लिए बहन के जेवर गिरवे रख के बीएससी करने के लिए, और अपने माता पिता से दूर रहकर इन्होंने एक देश को समर्पण किया, और जिंदगी भर इन्होंने शादी भी नहीं की, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इनकी सफलताओं को और हमारे देश को जो इन्होंने दिया, इसको हम भुला नहीं सकते हैं। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी है, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए और प्रेरणा की होगी। धन्यवाद।